बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क, या इसको कहा जाता है मोमेंट ऑफ अ फोर्स। स्टूडेंट्स, टॉर्क की डेफिनेशन करने से पहले हम दो डेफिनेशन और हैं, उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम टॉर्क की डेफिनेशन को और एग्जांपल्स को और उसका फार्मूला वगैरह डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे रिजिड बॉडी कि रिजिड बॉडी क्या होता है। रिजिड बॉडी यानी ऐसे बॉडी को कहा जाता है स्टूडेंट्स कि जिसके ऊपर में हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और हमारे फोर्स लगाने से उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होती है, यानी उसकी शेप में, उसके साइज में कोई चेंज नहीं आता है, तो ऐसे बॉडी को रिजिड बॉडी कहा जाता है। यानी जब ऐसे बॉडी के ऊपर में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है तो उसके कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेरी नहीं करता। यानी कोई सी भी दो पॉइंट्स में जो डिस्टेंस है, जितना फोर्स लगाने से पहले डिस्टेंस है उस बॉडी के पॉइंट्स में, उतना ही डिस्टेंस उस बॉडी के पॉइंट्स में फोर्स लगाने के बाद होता है। तो ऐसे बॉडी को रिजिड बॉडी कहा जाता है। जैसे आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, अ बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। यानी कोई भी बॉडी है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। इफ द डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज। यानी अगर कोई भी पेयर हम ले लें, दो पॉइंट से ले लें, कोई से भी दो पॉइंट से ले लें बॉडी के, और उनके दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। कब? बाय अप्लाइंग अ फोर्स, जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं। जिन्हें हम उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं और उसकी वजह से उसके पॉइंट्स में कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब होता है कि बॉडी अपनी शक्ल तब्दील नहीं कर रहा, अपने साइज को चेंज नहीं कर रहा। देन इट इज़ कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। इन अदर वर्ड्स, अ रिजिड बॉडी इज वन दैट इज नॉट डिफॉर्म्ड बाई फोर्स और फोर्सेज एक्ट ऑन इट। यानी ऐसा बॉडी जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, जब बहुत सारी फोर्सेज लगा रहे हैं, तो वो डिफॉर्म नहीं होता, मतलब उसमें बगाड़ पैदा नहीं होता, उसकी शेप चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, दीवार के ऊपर आप फोर्स लगाइए, क्या दीवार का साइज चेंज होगा आपके फोर्स लगाने से? क्या उस दीवार सिकुड़ जाएगी, फैल जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होएगा। तो इसका मतलब है कि वो जो है वो रिजिड बॉडी है। इस तरह वाइट बोर्ड है हमारे क्लासरूम के अंदर में। अब वाइट बोर्ड के ऊपर देखें, प्रेस कर रहे हैं हम, तो प्रेस करने से उसके पॉइंट्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो वाइट बोर्ड भी कौन सा बॉडी है? रिजिड बॉडी है। जो बेंचेस जिनके ऊपर आप बैठे हुए हैं, तो इनके ऊपर भी फोर्स लगाने से वुड का पीस, तो जो वुडन पीसीस जो हैं, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, तो इनके ऊपर फोर्स लगाने से उनमें पॉइंट्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है? रिजिड बॉडी। जिसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। सिंपल थोड़ा सा आइडिया अगर आपको दूं तो वो ये है कि वो लाइन होती है, एक्सिस एक्चुअल में ऐसी लाइन को बोला जाता है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, देन जिसको आप जितना मर्जी दोनों साइड्स को ऊपर में बढ़ा सकते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन मीन कीजिए कि ऐसी लाइन होती है जिसके गिद में आप बॉडी को रोटेट करवाते हैं, बॉडी को घुमाते हैं। यानी वो पॉइंट, वो लाइन जिसके गिद में कोई बॉडी स्पिन करता है, जिसके गिद में बॉडी रोटेट करता है, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है। ये डेफिनेशन नहीं है, जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको, एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ। डेफिनेशन तो अभी हम पढ़ते हैं, यहाँ पे रीडिंग करते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो ज़हन में रखिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। यानी एक्सिस लाइन है, कौन सी लाइन है? एक्सिस रोटेशन से मतलब है कि वो लाइन है जिसके गिद कोई बॉडी रोटेट करता है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप गौर से देखें, आपके रूम के अंदर में यहाँ पे जो डोर लगा हुआ है, इस डोर को जहाँ पर अटैच किया गया है दीवार के साथ में, तो उस डोर के साथ साथ में बिल्कुल एक लाइन सपोज करें, अपने माइंड में एक इमेजिन करें, और जब आप उस डोर को ऑन ऑफ कर, शट कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, जब उसको खोल रहे हो, जब डोर को बंद कर रहे हो, तो वो डोर उस लाइन के साथ में जहाँ पर उसको दीवार के साथ अटैच किया गया है, वहाँ से वर्टिकल ऊपर की तरफ में लाइन है जहाँ पे नट से लगे हुए हैं उसके, तो उसके साथ में वो डोर ओपन उसके गिर्द घूम रहा है, यानी उस लाइन के गिर्द वो दरवाज़ा हमारा घूमता है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी? उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। इस तरह से आप देखें कि जो छत के साथ में फ़ैन लगा हुआ है
उस फैन के सेंटर में से बिल्कुल आप देखें पाइप ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो वो पाइप और फैन के अंदर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर हम सपोज करें कि एक लाइन ऊपर से बिल्कुल नीचे की तरफ में स्ट्रेट लाइन अगर हम सपोज करें कि पाइप के अंदर से गुजरते हुए और फैन के अंदर से गुजरते हुए नीचे को आ रही है और ऊपर को जा रही है लाइन, तो वो लाइन क्या होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब आप फैन को ऑन करेंगे, उसका स्विच ऑन करेंगे, तो देन वो स्पिन करेगा, रोटेट करेगा, तो वो उस लाइन के रोटेट करेगा। तो ये लाइन क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन। कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन, यानी हमने सपोज किया कि हमारे पास में कोई रिजिड बॉडी है, वो किसी लाइन के गिर्द रोटेट कर रहा है। जैसे हमने डोर की बात की है, जैसे दरवाज़ा एक लाइन के गिर्द में घूम रहा होता है। द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी मूव इन द सर्कल विद देयर सेंटर्स ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन। यानी अगर हम दरवाजे के जितने भी पार्टिकल्स हैं, डोर हैं जो हम घुमा रहे हैं, उसके जितने भी पार्टिकल्स, यानी उसके कुछ पार्टिकल्स सपोज कर लें, जस्ट यानी 2-4 पॉइंट आप उसके सिलेक्ट कर लें, डोर के ऊपर कोई से 2-3 पॉइंट आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप देखें जब हम डोर को रोटेट करवा रहे हैं, स्पिन करवा रहे हैं, तो वो जो डोर के पॉइंट्स जो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, जहाँ पर आपने ABC लिखा हुआ है, जब आप दरवाजे को घुमा रहे हो तो वो ABC जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल बना रहे हैं। तो इसी तरह से डोर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स क्या बनाते हैं बच्चों, सर्कल्स बनाते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। यानी ऐसे सर्कल बनाते हैं जिनका सेंटर एक जैसा ही हो, एक ही होता है। तो उसमें से जो हम स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रा कर देते हैं, यानी जितने भी, फिर से रिपीट करो अपनी बात को, दिन अब इमेजिन करें स्टूडेंट्स, सपोज करें कि डोर है और उस दरवाजे को हम खोल रहे हैं, जब बंद कर रहे हैं, तो जब आप उसको दरवाजे को घुमा रहे हो और आप उस दरवाजे के ऊपर में 3-4 पॉइंट सपोज करें, लेट्स सपोज आपने ABC पॉइंट सपोज किए हैं, तो जब उसको घुमा रहे हैं तो वो तीनों पॉइंट से ABC जो है वो सर्कल बनाएंगे। तो जब वो तीनों पॉइंट सर्कल बनाएंगे, आप उन सर्कल के सेंटर्स में से जो स्ट्रेट लाइन पास करी होगी, वो लाइन क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ में, हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं, मोमेंट्स की तरफ में, जो हमारा टॉपिक है टार्क का। तो टार्क को डिफाइन करते हैं और उसके फैक्टर्स को साथ में फिर डिस्कस करते हैं कि टार्क जो है वो किन किन बातों के ऊपर में डिपेंड करता है। तो टार्क की डेफिनेशन हमारे पास में स्टूडेंट्स, द टर्निंग अफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड अ टार्क। रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, टर्निंग अफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। तो आइए थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं, हम लोग समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास में है, वाई द हैंडल ऑफ द डोर इज फिक्स नियर द आउटर एज ऑफ द डोर। यानी ये जितने भी दरवाजे हैं, आप देखते हैं कि उसके जो हैंडल होते हैं वो दरवाजे के एंड पॉइंट पे क्यों लगाए जाते हैं। देखिए जहाँ पे दरवाज़ा ख़त्म हो रहा होता है वहाँ पे क्यों लगाए जाते हैं। यानी क्वेश्चन है आपके लिए, वी कैन ओपन और क्लोज अ डोर मोर ईजीली बाई अप्लाइंग अ फोर्स एट द आउटर एज ऑफ द डोर रेदर देन नियर द हिंग। यानी जहाँ पे दरवाजे को दीवार के साथ लगाया गया है, यानी जो उसका एक्सिस रोटेशन है, अगर आप दरवाजे को एक्सिस रोटेशन के करीब से पकड़कर खोलना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसको दरवाजे को, अगर आप एक्सिस रोटेशन के, यानी दरवाज़ा जहाँ पे दीवार के साथ लगा हुआ है, उसके ऑपोजिट साइड पे जो दूसरा किनारा है, वहाँ से आप दूसरे किनारे से पकड़कर अगर आप दरवाजे को खोलते और बंद करते हो तो आपको आसानी से खोल लेंगे और इसको बंद कर लेंगे, जिन्हें आपको कम फोर्स लगाना पड़ती है। तो डेफिनेशन देखिए ज़रा स्टूडेंट्स क्या है, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। द टर्निंग अफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। द टर्निंग अफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टार्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स। यानी हमारी फोर्स किसी बॉडी को घुमाती है, हमारी फोर्स लगाने से कोई बॉडी कितना घूमता है, कितना टर्न लेता है, हमारी फोर्स किसी बॉडी को कितना घुमाती है। जैसे दरवाजे को फोर्स लगाएं वो बंद होगा, या उसको खोलेंगे फोर्स लगाएंगे तो खुलेगा, यदि वो घूमेगा तो दरवाजे का घूमना जो है, जो उसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, वो टार्क कहलाएगा। अब साइकिल के पैडल के ऊपर फोर्स लगाएं तो उसका व्हील क्या करेगा स्टूडेंट्स, घूमेगा, स्पिन करेगा, तो वो टार्क प्रोड्यूस हुआ उसमें। तो जब हम फैन को स्विच ऑन करते हैं तो उसके अंदर फोर्स प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस क्या करती हैं, उस फैन को स्पिन करती हैं। तो फोर्स लगाने से कोई बॉडी स्पिन करना, उसको क्या कहा जाता है, टार्क कहा जाता है। यानी फोर्स लगाने से कोई फोर्स कितना अफेक्ट प्रोड्यूस करती है, यानी फोर्स जब किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है उसका कितना असर होता है, जिसकी बिना पर कोई बॉडी घूमता है, उसको टार्क कहा जाता है। अब जो टार्क है स्टूडेंट्स, ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1 टार्क डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड नंबर 2 टार्क डिपेंड्स ऑन अ मोमेंट आर्म।
तो पहले फोर्स के लिहाज से अगर हम बात करें, जैसे देखिए अगर आप दरवाजे के ऊपर में कम फोर्स लगाएंगे तो उसमें रोटेशन कम पैदा होगी, अगर उसमें ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो तेज़ी से घूमेगा, ज़्यादा घूमेगा। इस तरह साइकिल के पैडल के ऊपर आप फोर्स कम लगाएंगे तो उसके व्हील में रोटेशन कम होगी, वो आहिस्ता रोटेट करेगा, उसमें टार्क कम पैदा होगा। अगर आप साइकिल के पैडल के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगाओगे स्टूडेंट्स तो उसका पहिया तेज़ घूमेगा, यानी उसमें टार्क ज़्यादा पैदा होगा। तो रिलेशन हमें क्या मिला स्टूडेंट्स कि अगर फोर्स ज़्यादा हो तो टार्क ज़्यादा पैदा होता है, अगर फोर्स कम हो तो टार्क भी कम पैदा होता है। यानी अगर बॉडी के ऊपर फोर्स थोड़ी एक्ट करेगी तो उसमें रोटेशन कम पैदा होगी, अगर बॉडी पे फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगी तो उसमें रोटेशन ज़्यादा पैदा होगी। दूसरा फैक्टर है जिसके ऊपर टार्क डिपेंड करता है वो है मोमेंट आर्म। अब जो स्टूडेंट्स मोमेंट आर्म क्या है, जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर, यानी जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, जो एरो साइन आपको रेड नज़र आ रहा है, ये पॉइंट है, यानी जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ये लाइन ऑफ एक्शन है, पॉइंट ऑफ एक्शन है। वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है वो पॉइंट ऑफ एक्शन है, और इस किस तरफ जिस लाइन पर हमारी फोर्स एक्ट कर रही है वो लाइन ऑफ एक्शन है। तो पॉइंट ऑफ एक्शन से लेकर जिस पॉइंट के गिर्द उस बॉडी ने घूमना होता है, यानी जो लाइन है जिसके गिर्द उस बॉडी ने घूमना है, तो देखिए स्पैनर ने, इस रेंच ने, स्पैनर ने जहाँ पर जो नट है इसके गिर्द घूमना है। तो यहाँ से अगर हम एक लाइन ऐसे सपोज कर लें ऊपर से नीचे की तरफ में, तो वो लाइन क्या कहलाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो स्टूडेंट्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जो फोर्स लगाई जा रही है उस पॉइंट तक जो फासला है, इस लाइन को कहा जाता है मोमेंट आर्म। जी डॉटेड लाइन देखिए ना, स्पैनर के ऊपर डॉट्स बने हुए हैं, तो जी डॉटेड लाइन जो है ये क्या कहला रही है, मोमेंट आर्म। इसके लिए सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे एल, कैपिटल एल, कैपिटल एल का सिंबल इस्तेमाल करेंगे मोमेंट आर्म के लिए। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स का मोमेंट आर्म क्या है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर डायग्राम में फील देख सकते हैं बच्चों आप लोग, कि जहाँ पर फोर्स लगाई जा रही है वहाँ से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो कम अज़ कम फासला है, जो बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, बिल्कुल जो सीधा रास्ता है, जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो मोमेंट आर्म कहलाता है। तो ऊपर वाले स्पैनर में आप देखें मोमेंट आर्म ज़्यादा है और नीचे वाले स्पैनर में मोमेंट आर्म कम है। तो ऊपर वाले स्पैनर में अगर आपको उसी नट को ओपन करना है तो आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी। नीचे वाले स्पैनर से आप देखें छोटा स्पैनर है, उससे आप उसी नट को ओपन करना चाहते हैं तो आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। रीज़न क्या है कि अगर मोमेंट आर्म ज़्यादा हो तो उस टार्क ज़्यादा पैदा होता है, बॉडी जल्दी घूम जाता है, और अगर मोमेंट आर्म कम हो तो टार्क कम पैदा होता है। तो देखिए जो टार्क है उसके दो फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, एक फोर्स है, दूसरा मोमेंट आर्म है। यानी जो टार्क है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फोर्स एंड मोमेंट आर्म। अगर फोर्स ज़्यादा लगाएं तो टार्क ज़्यादा होता है, फोर्स कम लगाएं तो टार्क भी कम होता है। इसी तरह से मोमेंट आर्म ज़्यादा हो तो टार्क ज़्यादा पैदा होगा, मोमेंट आर्म कम हो तो टार्क भी कम पैदा होगा। बिल्कुल उसी तरह से स्टूडेंट्स आप खुद से प्रैक्टिकल करके देखिए। डोर है, दरवाजे को लीजिए, आप दरवाजे के पास जाइए और उसके दरवाजे का जो एंड पॉइंट है जहाँ पे जो हैंडल लगा हुआ है, जहाँ पर फोर्स लगा के उसको छोड़ दें, बस दरवाजे को बंद करें या खोलें, फोर्स लगा के उसको छोड़ दें, तो आप देखिए वो दरवाज़ा घूमेगा। उसके बाद आप क्या करें कि अपनी फोर्स जो है वो जहाँ पर हैंडल पर लगाने के बजाय एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास कोई पॉइंट ले लें और वहाँ पर उतनी ही फोर्स जितनी यहाँ पर लगाई थी उतनी फोर्स वहाँ पे आगे करके लगाएं और उसके बाद उसको छोड़ दें। तो देखें क्या उतना ही रोटेट करेगा? नहीं, अब दरवाज़ा उतना रोटेट नहीं करेगा, वो कम रोटेट करेगा। इसका मतलब हुआ कि जब एक्सिस से फासला, एक्सिस रोटेशन से फासला ज़्यादा होगा, जहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट का एक्सिस रोटेशन से फासला ज़्यादा होगा तो टार्क ज़्यादा पैदा होगा, अगर वो फासला कम होगा तो टार्क कम होगा। यानी कि मोमेंट आर्म ज़्यादा होने से टार्क ज़्यादा होता है, मोमेंट आर्म कम होने से टार्क भी कम होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में इसका फार्मूला बन गया। यानी अगर हम टार्क के फार्मूले की बात करें तो टार्क का फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स दो बातों पर डिपेंड करता है, फोर्स पे और मोमेंट आर्म पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम ले लें, फोर्स का और मोमेंट आर्म का, तो हमारे पास में टार्क का फार्मूला बन जाएगा। तो दोबारा से बात को रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास में टार्क का फार्मूला कैसे मिलेगा, अगर हम फोर्स को और मोमेंट आर्म को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि टार्क जो है इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, टार्क डिपेंड कर रहा है फोर्स पे और मोमेंट आर्म पे। तो अगर हम फोर्स और मोमेंट आर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टार्क मिल जाएगा। तो फोर्स के लिए सिंबल बच्चों हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी, फोर्स के लिए सिंबल बच्चों क्या इस्तेमाल करते हैं एफ, और मोमेंट आर्म के लिए सिंबल बच्चों क्या इस्तेमाल करते हैं एल। तो एफ और एल को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, फार्मूला बन जाएगा टार्क का। तो रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को
यानी हम फोर्स, टार्क जो है वो डिपेंड कर रहा है फोर्स पे और डिपेंड करता है मोमेंट आर्म पे। जी बच्चों, टार्क डिपेंड किस पे कर रहा है? फोर्स पे और मोमेंट आर्म पे। तो फोर्स का सिंबल क्या है? एफ, और मोमेंट आर्म का सिंबल बच्चों क्या है? एल। तो हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, यानी फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों को अगर हम ले लें, तो फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा? एफ एल। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर टार का फार्मूला है स्टूडेंट्स, टा इज इक्वल टू एफ एल। देखिए टी की तरह का सिंबल है, लेकिन इसको टी नहीं बोलेंगे, हम इसको टा बोलेंगे। टा, टा इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। टार्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एल। और इसका यूनिट बच्चों फिर हमारे पास क्या बनेगा? फोर्स के लिए यूनिट आ जाएगा न्यूटन और लेंथ के लिए आ जाएगा मीटर। तो टार्क का यूनिट बनेगा बच्चों न्यूटन मीटर। टार्क का यूनिट बच्चों क्या आएगा? न्यूटन मीटर। जहाँ पे जैसे जहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग कि टार्क का यूनिट लिखा गया है न्यूटन मीटर। टार्क का यूनिट क्या है बच्चों? न्यूटन मीटर। अ टार्क ऑफ 1 न्यूटन meter is caused by a force of 1 Newton acting perpendicular to the moment arm of 1 meter long। यानी 1 न्यूटन मीटर टार्क कौन सा होगा? कि अगर जो मोमेंट आर्म है उसकी लेंथ 1 मीटर हो और फोर्स जो हम लगा रहे हैं 1 न्यूटन हो, तो टार्क जो होगा वो 1 न्यूटन मीटर होगा। स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरह से दोबारा से 2-4 बार इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुनिएगा, देखिएगा, इन पॉइंट्स को क्लियर करने की, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो इसको अच्छी तरह से आपने 2-4 बार अच्छी तरह से दोबारा से लिसन करना है, ऑब्जर्व करना है, अपनी बुक से इसको रीड करना है अच्छी तरह से और अच्छी तरह याद करना है। थैंक यू।